सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं अनुराग सिंह हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में 3 आपको परिभाषाएं लिखित रूप में दिए गए थे, धनात्मक उत्प्रेरण का, ऋणात्मक उत्प्रेरण का, स्व उत्प्रेरण का। उसमें एक परिभाषा का बच गया था, वह था प्रेरित उत्प्रेरण। तो प्रेरित उत्प्रेरण हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रेरित उत्प्रेरण में एक शब्द है प्रेरित। प्रेरित का मतलब क्या होता है? प्रेरणा देना। प्रेरणा को हम किससे प्राप्त करते हैं? दूसरे से। इसका मतलब कि इस घटना में हमें कम से कम कितनी अभिक्रिया लेना होगा? तो वह है 2, जिसमें एक अभिक्रिया जो है वह दूसरे अभिक्रिया को क्या देगा? प्रेरणा देगा। यदि एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया को प्रेरणा देता है तो इस तरह की घटना को हम क्या कहेंगे? प्रेरित उत्प्रेरण। इसका मतलब कि जब 2 अभिक्रिया एक साथ कराई जाए तो एक अभिक्रिया तो पूर्ण हो लेकिन दूसरी अभिक्रिया पूर्ण न हो, और यदि वही दोनों अभिक्रियाएं एक साथ करा दी जाए तो एक अभिक्रिया जो पूर्ण न हो रही हो वो भी क्या हो जाए? उस अभिक्रिया के द्वारा पूर्ण हो जाए। तो इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। लिखा भी गया है कि जब 2 अभिक्रियाएं एक साथ कराई जाए तो कुछ दशाओं में एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? बढ़ा, दूसरी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। उदाहरण आपका लिखा गया है, सोडियम सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यदि सोडियम आर्सेनाइड को वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन यदि सोडियम सल्फाइड में सोडियम आर्सेनाइड को मिलाकर वायु की उपस्थिति में रख देते हैं तो सोडियम सल्फाइड जो है वो सोडियम सल्फेट में तो परिवर्तित ही होता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड में किसमें परिवर्तित हो जाता है? सोडियम आर्सेनेट में। इसका मतलब कि सोडियम सल्फाइड की जो अभिक्रिया है वह सोडियम आर्सेनाइड को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है, पूर्ण करने के लिए। इसलिए यह अभिक्रिया जो होगा वह प्रेरित आपका प्रेरक कहलाएगा, और जो इस अभिक्रिया को पूर्ण कर रहा है इस तरह की घटना को क्या कहेंगे? प्रेरित उत्प्रेरण। इसके बाद आपका बचा हुआ 2 शब्द है, एक है उत्प्रेरक के वर्धक और दूसरे हैं विष। उत्प्रेरक के वर्धक और उत्प्रेरक के विष। तो वर्धक और विष के बारे में जान लेते हैं। उत्प्रेरक के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वर्धक और विष भी एक तरह के पदार्थ ही होते हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। यदि पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करता है? बढ़ाता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? वर्धक। और यदि पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करता है? घटाता है या कम कर देता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? विष। मतलब कि जो पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक न हो लेकिन अपने उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता क्या कर दे? बढ़ा दे, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक के वर्धक। और यदि कोई पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर दे? अपनी उपस्थिति से कम या नष्ट कर दे, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक के विष। जैसे आपको लिखा गया है, उत्प्रेरक के वर्धक वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक के वर्धक। जैसे यहाँ पे है आयरन उत्प्रेरक व मोलिब्डेनम वर्धक के उपस्थिति में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया। इसमें आयरन जो है वह क्या है? उत्प्रेरक, और मोलिब्डेनम जो है वह क्या कहलाता है? वर्धक। देखिएगा, तीर पर दोनों ही प्रदर्शित किए जाते हैं, उत्प्रेरक भी और वर्धक भी, लेकिन दोनों में अंतर होता है। यदि छोटे कोष्ठक के अंदर जो लिखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा हमेशा में क्या होगा? वर्धक या विष, जबकि कोष्ठक के बाहर जो लिखा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के वर्धक जैसे आपने पढ़ा वैसे उत्प्रेरक के विष होते हैं। विष में आपको बताया गया है कि जब कोई पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर दे? कम कर दे या नष्ट कर दे। यदि कम या नष्ट कर देता तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक के विष। लेकिन वह स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य
न करे तो जो परिभाषा आपने यहाँ पे लिखा हुआ था उसी में परिवर्तन कर देंगे और परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा उत्प्रेरक के विष। तो वह पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को जब बढ़ा रहा था तो वर्धक कहते हैं, और यदि क्या कर देता है, घटा देते हैं, लेकिन स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते तो उस पदार्थ को उत्प्रेरक का क्या कहते हैं, विष कहते हैं। उदाहरण में आपका वही होगा कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को 1:3 के ही अनुपात में मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे आयरन के साथ क्या मिलाया जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। आयरन उत्प्रेरक और हाइड्रोजन सल्फाइड विष के उपस्थिति में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 5 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वाट दाब पर रखते हैं तो बहुत लंबे समय उपरांत किसका निर्माण होता है, अमोनिया का। तो इस अभिक्रिया के लिए आयरन जो होगा वो किसका कार्य करेगा, तो वह होगा उत्प्रेरक का, जबकि H2S जो होगा वो किसका कार्य करेगा, तो वह है विष का। उसके लिए लिखा गया है उत्प्रेरक के विष किसको कहते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं लेकिन स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं, तो उस पदार्थ को उत्प्रेरक के विष कहते हैं। और उदाहरण आपका प्रदर्शित भी किया गया है, दोनों में उदाहरण आपका एक ही लिया गया है, बस उदाहरण में परिवर्तन है। यदि मोलिब्डेनम होता है तो वह उत्प्रेरक के वर्धक की तरह कार्य करता है, लेकिन यदि वहीं पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है तो वह किसकी तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक के विष की तरह। दोनों में आपका लिखा गया, दोनों में परिभाषा है, दोनों में बस एक चीज है कॉमन, यदि बढ़ाता है तो उत्प्रेरक का वर्धक, और यदि उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाता है तो हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक के विष, जबकि दोनों पदार्थ उत्प्रेरक नहीं होते। ठीक है, आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक के प्रमुख गुण।
अगला टॉपिक आपको बताया गया कि उत्प्रेरक के क्या पढ़ना है, प्रमुख गुण। उत्प्रेरक कौन कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो उत्प्रेरक के प्रमुख कितने गुण हैं, तो वह है आपके टोटल 7 जो कि आप यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है उत्प्रेरक क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है। दूसरा, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही किसी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो प्रत्येक उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर कार्य करने की क्षमता क्या होती है, उच्च होती है, अधिकतम होती है। तो उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस ताप को कहते हैं अनुकूलतम ताप। अनुकूलतम ताप कहते हैं, अनुकूलतम ताप कहते हैं। और उत्प्रेरक जो होता है वह साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। पहले परिभाषा में आपको बताया जा चुका है कि उत्प्रेरक जो होता है वह अभिक्रिया की गति को बढ़ाता या घटाता है, लेकिन उसके मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील होता है। किसके दृष्टि से, मात्रा और रासायनिक दृष्टि से। दूसरा, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि उत्प्रेरक यदि अभिक्रिया की गति को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इसका मतलब है जो अभिक्रिया नहीं होगा उस अभिक्रिया को क्या कर सकता है, उत्प्रेरक पूर्ण कर सकता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने यह मत दिया कि कभी भी उत्प्रेरक उस अभिक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता जो अभिक्रिया अपने से स्वयं पूर्ण न हो। उत्प्रेरक केवल उसी अभिक्रिया के लिए कार्यरत होता है जो अभिक्रिया अभिकारक में उत्पाद में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। जिस अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होने की घटना प्रदर्शित करता है, यदि उस अभिक्रिया को कम समय में पूर्ण करना है तब हम किसका उपयोग करते हैं, उत्प्रेरक का। लेकिन यदि कोई अभिक्रिया हो ही न रही हो तो यदि हम उस समय उत्प्रेरक रखेंगे भी तब भी वह उस अभिक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया कि उत्प्रेरक जो होता है वह किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। अगला है, उत्प्रेरक की क्रिया क्या होती है, विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट कहने का मतलब कि एक उत्प्रेरक एक समय में केवल एक अभिक्रिया के लिए ही प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एक उत्प्रेरक को आप कभी भी एक से अधिक अभिक्रिया में प्रयोग नहीं कर सकते एक समय में। इसीलिए कहा गया कि उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है वह क्या होती है, विशिष्ट होती है। जिस अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक उपयोग किया गया वह हमेशा उसी अभिक्रिया के लिए ही वो उत्प्रेरक उपयोग किया जाएगा। इसके बाद अगला है आपका उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा किसी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। इसका मतलब कि उत्प्रेरक की यदि थोड़ी सी भी मात्रा यदि किसी अभिक्रिया में हम मिला देते हैं तो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। ऐसा नहीं कि हम उत्प्रेरक की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो अभिक्रिया की गति भी उतनी तेजी से बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उत्प्रेरक की चाहे आप जितनी मात्रा रखें या चाहे जितनी कम मात्रा रखें, अभिक्रिया की गति को वह क्या करता है, समान रूप से प्रभावित करता है। इसका मतलब उत्प्रेरक की थोड़ी सी भी मात्रा यदि आप उसमें रख देते हैं तो वह आसानी से अभिकारक को किसमें परिवर्तित कर देता है, उत्पाद। वह चीज आपका लिखा गया था, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा किसी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। इसके बाद प्रत्येक जितने भी उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं उस उत्प्रेरक की जो कार्यशीलता होती है या जो क्रियाशीलता होती है वह एक निश्चित ताप पर अधिकतम माना गया है। क्योंकि किसी भी पर कोई भी पदार्थ होता है, हर पदार्थ का प्रत्येक ताप पर क्रियाशीलता अधिकतम नहीं होता। जिस ताप पर उस पदार्थ की क्रियाशीलता अधिकतम होती है वह उस ताप के लिए क्या कहलाती है, अनुकूलतम ताप। तो वही घटना उत्प्रेरक में भी पाया जाता है। तो उत्प्रेरक जो होता है वो प्रत्येक ताप पर क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करता। प्रत्येक उत्प्रेरक के लिए एक तापमान निश्चित होता है जिस पर उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो उत्प्रेरक का जिस निश्चित ताप पर क्रियाशीलता क्या होगा, अधिकतम होगा, उसी निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम ताप। उसमें लिखा गया है कि
तो प्रत्येक उत्प्रेरक का एक निश्चित ताप पर कार्य करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। तो उस ताप को हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम ताप कहते हैं। और लास्ट है उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। उत्प्रेरक दो घटनाएं करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति से साम्यावस्था आसानी से स्थापित तो हो सकता है, लेकिन साम्यावस्था परिवर्तित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति जो होती है वो बढ़ती है और घटती है। यदि बढ़ जाता है तो वह आसानी से फिर कहाँ चलाएगा, अभिकारक में, जिससे वह आसानी से क्या कर देगा, साम्यावस्था को प्राप्त कर लेगा। लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति से साम्यावस्था परिवर्तित हो जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जितने ही उत्प्रेरक की उपस्थिति से जितने तीव्र गति से अभिक्रिया की गति बढ़ेगी, उतनी ही तीव्र गति से वह साम्यावस्था को पुनः क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया उत्प्रेरक जो होता है वह साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। तो उत्प्रेरक के प्रमुख गुण हैं, और ठीक यही प्रमुख गुण आपको एंजाइम में भी मिलेंगे। एंजाइम का जो गुण होता है वही सेम मिलता जुलता उत्प्रेरक का ही होता है, क्योंकि एंजाइम और उत्प्रेरक एक ही जैसे पदार्थ होते हैं, लेकिन उन दोनों का उपयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। उत्प्रेरक का उपयोग हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लिए करते हैं, जबकि एंजाइम का उपयोग मानव जीवित चीजों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं शारीरिक रूप में, उसमें जो यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो वही पूरा गुण आपको एंजाइम्स में भी आगे पढ़ना है। तो जितने गुण आपके लिखाए गए हैं ये सभी प्रमुख गुण हैं, और वह है किसके, उत्प्रेरक के। इसके बाद उत्प्रेरक में आपको उत्प्रेरक चैप्टर में जो पढ़ना है वह तीन चीजें, और वह क्या है, उत्प्रेरक के सिद्धांत। उत्प्रेरक के सिद्धांत में तीन भाग आपको अध्ययन करना होगा, जिसमें पहला है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, दूसरा है आपका अधिशोषण सिद्धांत, और तीसरा है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।